नमस्कार, न्यूज़ 8 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सब खैरियत होंगे, क्योंकि आधा दिन गुजर चुका है और आपका अभी तक का दिन भी बेहद शुभ होगा और बचा हुआ समय भी आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। तो चलिए, दोपहर के 1 बज चुके हैं और दोपहर के 1 बजे वक्त तो चलता है सुबह से लेकर अभी तक तमाम उन बड़ी खबरों पर चर्चा करने का, और अभी से लेकर शाम तक जो खबरें देश विदेश में सुर्खियों में रहने वाली हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करेंगे कुछ तस्वीरों के साथ जो आज रंगारंग भारत के अंदर देखने को मिल रही है। कहीं विवाद हो रहा है, कहीं फसाद हो रहा है, कहीं राजनीति चल रही है और कहीं कुछ और ही इन खबरों को जो है वो रंग दिया जा रहा है। कहीं प्रधानमंत्री मोदी विदेश में जाकर भारत का डंका बजा रहे हैं और कहीं कुछ और तरीके की तस्वीरें निकलकर जो है वो सामने आती हैं। तो आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुवैत में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। वहां पर मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर जबरदस्त भव्य स्वागत किया और मोदी मोदी के नारों से पूरा कुवैत गूंजता हुआ नजर आया। आपकी अगली तस्वीर जिस पर आज हम बात करेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे, ये किसकी लापरवाही है। और ये खबर पंजाब की मोहाली से सामने आई है, जहां पर एक इमारत धड़ाम करके गिर गई और इस इमारत में एक पीजी भी था, एक उसमें जिम भी था और इसके साथ साथ और भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज उस इमारत में हो रही थी। हालांकि बिना इजाजत के ही इन सब कॉमर्शियल एक्टिविटीज को वहां पर जो है वो करवाया जा रहा था। ये भी आज की एक बड़ी खबर है। ये किसकी लापरवाही है, इस पर भी चर्चा करेंगे और पूरी विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे कि आखिर अभी तक क्या हुआ है, कितने लोग इस मलबे में दबे हुए हैं, कितने फंसे हुए हैं। ये तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अगले 1 घंटे तक आप सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ बने रहिएगा, पल पल की जानकारी आपको देंगे। उसके बाद संभल में एक्शन। संभल का मामला अब सिर्फ और सिर्फ देश का मामला नहीं रहा है, पूरी दुनिया का मामला बन चुका है। क्योंकि संभल में जब 19 नवंबर को सर्वे किया गया था, उसके बाद 24 नवंबर को दूसरा सर्वे करवाया गया और उस सर्वे के बाद हिंसा हुई, 4 लोगों की मौत हुई। लेकिन मंदिर मस्जिद का विवाद इतना बढ़ गया कि अब संभल पर पूरा जो अट्रैक्शन है वो देखने को मिल रहा है, एक आकर्षण का केंद्र बन गया है, क्योंकि अलग अलग मंदिर मिल रहे हैं। और अब जाके एएसआई का सर्वे हो रहा है, एएसआई लगातार सर्वे कर रही है और सर्वे के दौरान में अलग अलग चीजें निकल कर आ रही हैं। अब कुछ नया खुलासा भी हुआ है। प्रतिदिन संभल से कोई ना कोई बड़ी अपडेट आ रही है, कोई ना कोई बड़ा खुलासा हो रहा है। इस पे भी आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पर भी कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और साथ साथ हम बात करेंगे आतंकवाद पर प्रहार लगातार जारी है और जम्मू कश्मीर के अंदर आज एक बार फिर से सुरक्षा बलों और पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस पर भी नजर डालेंगे और इस पर भी आज बातचीत करेंगे। तो अगले 1 घंटे तक आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा और पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा कोई छोटी बड़ी खबर जो हमसे नहीं छूटती वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, फिलहाल आज की पहली बड़ी खबर, आज पीएम मोदी के कुवैत दौरे का दूसरा दिन है और पीएम मोदी ने श्रमिकों के साथ वहां पर नाश्ता किया है, मुलाकात की है। ये बड़ी खबर है। पीएम मोदी ने श्रमिकों के साथ नाश्ता किया, उनसे मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। प्रवासी भारतीयों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातें भी सामने रखी और वहां के मजदूरों को, वहां के श्रमिकों को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से खूब सराहा गया है और कई सारी बातें उनसे शेयर की हैं। क्योंकि 44 साल के बाद कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री भारत से कुवैत दौरे पर पहुंचे हैं और इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुवैत के दौरे पर गई थी आज से 44 साल पहले। लेकिन अब ये बीड़ा प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया है, क्योंकि छठा ऐसा देश है कुवैत भारत के लिए जो कच्चे तेल की आपूर्ति करता है। इस वजह से भी कुवैत और भारत के रिश्ते और भी ज्यादा गहरे हैं और उन रिश्तों को और भी मजबूत करने के लिए इस वक्त फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी कूटनीतिक स्तर पर लगातार मजबूत कर रहे हैं, गहरे कर रहे हैं। ना सिर्फ कुवैत, इससे पहले भी हमने देखा है कई देशों के साथ कैसे चर्चा होती है, अलग अलग संबंध, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, सुरक्षा से जुड़े संबंध हो, हथियारों की लेन देन हो या फिर तकनीक को बढ़ावा देने का मामला हो, एआई का मामला हो, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कई रैलियों से, कई मंचों से कर चुके हैं, कई संबोधनों से कर चुके हैं। तो वो कैसे अपने देश को आगे बढ़ाना है, उसको कैसे सशक्त करना है, इसके लिए जो विकसित देश हैं उनसे संपर्क बनाना बेहद जरूरी है, उनसे जुड़ाव रखना बेहद जरूरी है। इसी को लेकर ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये प्रवासी भारतीयों से मुलाकात के बाद ये पीएम मोदी वहां पर पहुंचे, जब प्रवासियों से मुलाकात की। ये सारे भारतीय प्रवासी हैं जो भारत से वहां पर बसे हुए हैं
और श्रमिक का काम करते हैं, यानी मजदूरी करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन कोई प्रधानमंत्री यहां से वहां पहुंचना एक बड़ी बात है और वहां पर जाकर यहाँ के जो प्रवासी श्रमिक हैं उनसे मुलाकात करना, ये और भी दोगुना यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो है वो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, इनका विश्वास बढ़ाने के लिए ये कार्य किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत में गल्फ स्पीकर लेबर कैंप का कल दौरा किया था और भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। और आज की तस्वीरें जो हैं वो श्रमिकों के साथ मुलाकात की हैं। कुवैत दौरे पर ये दूसरा दिन है और पीएम मोदी ने आज क्या कहा है वो आपको जरा बताना चाहूंगा। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम फिनटेक में दुनिया का नेतृत्व करते हैं और वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी भारत है। ये तमाम चीजें इन्होंने श्रमिकों के साथ शेयर की हैं। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल विनिर्माण देश भी है और भविष्य का भारत दुनिया के विकास का केंद्र होगा। यह दुनिया का विकास इंजन होगा। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा मुझे। मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है। मैं बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट से हूं और इस कंपनी में सर मैं 15 साल से काम कर रहा हूं वेल्डिंग का। 15 साल यहीं पर हो गए? जी सर। वाह। सर हम लोग जब आए थे उस टाइम थोड़ा हम लोगों को दिक्कत था अपने यहाँ बात करने के लिए, जो अभी आप बोल रहे थे। तो कभी कभी घर पे बात करने के लिए 1-1 हफ्ता हो जाता था, लेकिन अभी हम लोग को इतना सुविधा है कि हर टाइम बात कर सकते हैं और बिना कोई मतलब नेटवर्क, बिना कोई प्रॉब्लम से। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बिहार में जो आप नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे वहाँ के छात्रों को बहुत आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और सर हम लोग यहाँ पे 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करके हम लोग को सर थकान महसूस होने लगता है। और आप इतने सालों से कंटिन्यू इतना काम कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू ट्रेवलिंग कर रहे हैं। आपको सर ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कैसे ऐसे आपको हिम्मत होता है, कैसे आप इसको करते हैं? थोड़ा हम लोग को भी शेयर करें ताकि हम लोग भी उसको अपने जीवन में लाए और हम लोग भी कुछ आगे बढ़े। देखिए, मैं दिन भर सोचता रहता हूं कि मेरा किसान कितनी मेहनत करता है अपने खेत में, हमारा श्रमिक कितनी मेहनत करता है। रात को कभी आप ट्रेन से उतरे, एयरपोर्ट से उतरे, कितनी ठंड होगी, लेकिन एक ऑटो रिक्शा वाला आ जाएगा, साहब बताइए कहाँ पहुंचा दूं। जब ये सब मेहनत करते मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे भी, अगर वो 10 घंटे काम करते हैं तो मुझे 11 घंटे करना चाहिए। अगर वो 11 घंटे काम करते हैं तो मुझे 12 घंटे करना चाहिए। और दूसरी बात है, आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। करते हैं ना? जी सर। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? हाँ, 5, 7, 10 बराबर? जी सर। तो आप 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे काम करोगे तो चलेगा। मैं भी मेरे परिवार के लिए काम करता हूं। मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं, तो मुझे जरा ज्यादा काम करना पड़ता है। सर हम लोग कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? ऐसा है, मुझे भी मेडिकल लीव मिलता है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे अभी आया, ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बिहार के लोगों से बात करने का अवसर मिल गया। एक और रिक्वेस्ट था, हमारे इस पूरे गल्फ में सर यूपी, बिहार, छपरा, गोरखपुर इस साइड से बहुत सारे आदमी हैं और सबको सर उधर जाने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। या तो हम दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, नहीं तो पटना जाते हैं। तो उधर एक हमारे यहाँ भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाता तो सर हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाता। होगा, सब कुछ अच्छा होगा। क्या नाम? हार्दिक बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कितने बार जाले इकडे
पीएम मोदी के बताएंगे आपकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने आया हूं श्रमिकों के साथ। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई हैं और उन्होंने कहा है कि घर घर में जरूरी सुविधा पहुंचा रहा हूं। देखिए, पीएम मोदी की ये तमाम बड़ी बातें हैं, संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने के लिए तैयार है। यानी हर समय कोई ना कोई नया कदम उठाया जाना चाहिए। कुवैत में भारतीयों ने भारतीयता का तड़का लगाया है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, और अपने भाषणों के चलते वो अक्सर सुर्खियों में हैं। कुवैत की लीडरशिप भी भारतीयों की मेहनत की कायल हो गई है। भारत और कुवैत को वर्तमान ही नहीं, अतीत ने भी जोड़ा है। यानी जो पीछे का समय चला है उसने भी जोड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। इसके साथ हमारे बीच व्यापार 19वीं शताब्दी से जारी है। ये आज का व्यापार नहीं है या व्यापारिक संबंध नहीं है, ये पुराने व्यापारिक संबंध है। कल्चर और कॉमर्स से बना रिश्ता नई बुलंदी पर जा रहा है, ये भी पीएम मोदी ने संबोधन में कहा है। न्यू कुवैत बनाने की तकनीक और मैन पावर भारत के पास है। इसके साथ ही भारतीय कहीं भी हो देश की कामयाबी में खुश होते हैं। जब देश की कामयाबी होती है तो भारतीय कहीं भी हो खुश होते हैं। भारत जल्द दुनिया के विकास का हब होगा, डेवलपमेंटल हब बनेगा, ये भी कहा है। भारत दुनिया को हेल्दी लाइफस्टाइल सिखा रहा है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली योग को भी बढ़ावा जो दिया गया है पूरे विश्व के अंदर। महाकुंभ में शामिल होने आए, दोस्तों को मिलाएं। विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला भारत के प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होना है। वहां को लेकर भी उन्होंने वहां के लोगों से अपील की है और कहा है कि आप भी आएं और कुंभ मेले में हिस्सा बने। ब्रह्मदीप अलूने जी, विदेश मामलों के जानकार, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ब्रह्मदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। जी नमस्कार। ब्रह्मदीप जी, पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, पीएम मोदी का कुवैत दौरा आप किस तरह से देख रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण दौरा है भारत के दृष्टिकोण से? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी से दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष सीख सकते हैं कि कैसे विदेशों में रहने वाले अपने देशों के नागरिकों के हितों की रक्षा की जाती है। कुवैत में जो तकरीबन 4 दशक के बाद प्रधानमंत्री की यात्रा और प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार से भारतीयों से मुखातिब हुए, वह न केवल भारत के लोगों के लिए लेकिन कुवैत में बसने वाले उन लोगों के लिए आत्मविश्वास के लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ दुनिया में संदेश भी जाता है कि प्रधानमंत्री कैसे अपने नागरिकों से बातचीत करते हैं, कैसे अपने नागरिकों के हितों के लिए बात करते हैं और कैसे दुनिया भर में उनका सम्मान होता है। जहां तक कुवैत में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का संबंध है, तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी का ये जो पूरा कार्यकाल है, इवन ये जो तीसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है, इन तीनों कार्यकाल में मोदी ने दुनिया भर में जहां पर यात्राएं की, उसमें सबसे ज्यादा उनका ध्यान जो है वो अरब राष्ट्रों की ओर गया है, क्योंकि अरब राष्ट्रों से हमारे आर्थिक हितों की पूर्ति होती है, वहां से हमारे ऊर्जा के हितों की पूर्ति होती है। और इन सबके साथ इस्लामिक दुनिया में एक दौर में जो भारत का विरोध हुआ करता था, पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आते थे वो देश बहरीन चाहे हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, या ये जो सारे देश हैं, कुवैत हो, ये सारे देश अब भारत के साथ खड़े हुए हैं। और इससे न केवल भारत को आर्थिक लाभ हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ भारत को रणनीतिक तौर पर भी भारत की स्थिति मजबूत हो रही है, क्योंकि खाड़ी के देशों में चीन का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। चीन भारत विरोधी ताकतों को प्रश्रय दे रहा है। ऐसे में गल्फ देशों के मजबूत राष्ट्रों का भारत के साथ खड़ा होना बहुत ही अच्छा संदेश है। और इस दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी की ये जो यात्रा है, ये ऐतिहासिक यात्रा है और इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। अलूने जी, जिस तरह से उन्होंने वहां के श्रमिकों से, जो भारतीय प्रवासी श्रमिक वहां पर काम कर रहे हैं, उनसे मुलाकात की है, उनका हौसला बढ़ाया है, विश्वास बढ़ाने का काम किया है, क्या ये भी एक कूटनीति का रिश्ता जुड़ा होता है? कूटनीति की एक रणनीति होती है जिस वजह से प्रधानमंत्री मोदी कभी भी ये मौका नहीं चूकते हैं। देखिए, आप जब विदेश में जाते हैं तो अपने देश के कितने बेहतर एम्बेसडर बन सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। और दुनिया भर में राजदूत अपना काम करते हैं, दुनिया भर में उच्चायुक्त अपना काम करते हैं, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री संभवतः भारत के इतिहास के सबसे सफलतम प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो एक शानदार एम्बेसडर साबित हुए, अपने लोगों का विश्वास जीता है, करोड़ों भारतीयों का।
वो करोड़ों भारतीयों से न केवल अपने देश में बात करते हैं, लेकिन विदेशों में जाकर भी उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। और यह समस्या जब वो सुनते हैं तो यह संदेश न केवल उन नागरिकों के लिए होता है, लेकिन ये संदेश उन राष्ट्रों के लिए भी होता है जहां पर वो बसते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपने नागरिकों की कैसे हितों की रक्षा की जाती है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छे से दिखाया है। और मुझे लगता है इस दृष्टि से भी कुवैत की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुवैत एक छोटा सा देश है, लेकिन वहां पर तकरीबन 10 लाख भारतीय बसते हैं, जहां से हमारी ऊर्जा की जरूरतें पूरी होती है। लेकिन आश्चर्य इस बात का, अफसोस भी इस बात का है कि ऐसे देश जो भारत में, जहां से अरबों डॉलर आता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में इतना योगदान देते हैं, वहां पर अपने प्रधानमंत्री की यात्रा करने में आखिर 4 से ज्यादा दशक कैसे बीत गए, यह एक बहुत बड़ी खामी है। और इस खामी को प्रधानमंत्री मोदी ने दूर किया है। तो आने वाले समय में देखिए, एक तरफ भारत का इजराइल का पक्ष लेने के आरोप लगते रहे हैं, उस समय पाकिस्तान जैसे देशों को जवाब देने के लिए जो मुस्लिम राष्ट्र है, इस्लामिक देश है, उनसे भारत के जो मजबूत संबंध है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे पता चलता है कि भारत की स्थिति दुनिया में कितनी मजबूत हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रह्मदीप जी, आपने समय निकाला और इस खास विषय पर बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, भारत एक विश्व बंधु के रूप में दुनिया के भले ही सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया भी भारत की इस भावना को मानते रहे, ये सम्मान दे रहे, यानी दुनिया की भले की सोच के लिए भारत आगे बढ़ रहा है, दुनिया के साथ साथ आगे चल रहा है, और दुनिया भी भारत की इस भावना को कद्र करती है, इसका मान सम्मान करती है। चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करेंगे जरा पंजाब की उस बड़ी खबर को लेकर जिसने झकझोर करके रखा है, और ये एक बड़ी लापरवाही के तौर पर सामने आई है। मोहाली बिल्डिंग हादसे में एक और शव मिला है। मोहाली हादसे में अब तक 2 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, और वहां पर अभी भी कई लोग इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं, दबे होने की आशंका है, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहां पर उन्हें ढूंढा जा रहा है कि आखिर शव कितने अभी वहां पर दबे हुए हैं मलबे के नीचे। लेकिन एक बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर निकल कर आ रही है मोहाली में, जहां पर एक बिल्डिंग गिरी। इस बिल्डिंग में कई सारी चीजें थी, जहां पर मैंने आपको पहले बताया कि इस बिल्डिंग में कॉमर्शियल कोई भी एक्टिविटीज चलाने के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी इस बिल्डिंग में कॉमर्शियल एक्टिविटीज चल रही थी, जिसमें जिम एक था वहां पर, जिम के साथ साथ वहां पर पीजी भी बताया जा रहा था। और इस बिल्डिंग के साथ में ही वहां पर खुदाई हो रही थी, और उसी वजह से ये बिल्डिंग गिरी। और इस बिल्डिंग में कुछ लोग जो हैं वो, जिनकी मौत हुई है, 2 लोग, फिलहाल 2 शव निकाले गए हैं, और भी कुछ लोग वहां पर दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए, तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने हैं, और इन तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहां पर एक बड़े स्तर पर लापरवाही हुई है। लेकिन इस लापरवाही को कैसे दूर किया जाए, या कैसे दोबारा से ये रिपीट ना हो, इस पर भी ध्यान रखा जाए, ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस पूरे मामले को लेकर हम पूरी नजर बनाए हुए हैं, और 2 लोगों पर इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है। और जो 2 हैं वो भाई हैं, और वो ही इस बिल्डिंग के पास में वहां पर खुदाई का काम करवा रहे थे। और जब ये खुदाई का काम हुआ तो उसके बाद अचानक से ये बिल्डिंग गिरी, जिसमें कुछ लोग दब गए हैं। इसमें यह भी सवाल उठता है कि आखिर नगर निगम ने इस पूरे मामले को लेकर कैसे वहां पर ये खोदने का काम जो है, या फिर उसके लिए वहां पर उन्होंने वहां पर ये इजाजत दी है। मोहाली के गांव सुहाना के अंदर बीती दिन बिल्डिंग गिरने से हुए हादसे में अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। हम कह सकते हैं कि कल देर शाम को एक लड़की का शव बरामद किया गया था, जिसकी पहचान 20 वर्षीय दृष्टि के रूप में हुई थी, और वो हिमाचल की रहने वाली थी। लेकिन अभी आज सुबह के रेस्क्यू ऑपरेशन में एक और शव बरामद किया गया है, जो उस लड़के का नाम अभिषेक बताया जा रहा है। उसका डेड बॉडी जो है वो एनडीआरएफ ने बरामद कर ली। इस वक्त हम सुहाना के अंदर मौजूद हैं, उसी गांव के अंदर जहां पर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरी है, और तस्वीरें हम आपको सीधी सुहाना गांव की उसी घटना से दिखा रहे हैं, जहां पर ये 3 मंजिला जिम और जो पीजी की इमारत कल देर शाम करीब 5 बजे यहाँ पर ये इमारत गिरी थी। और देख सकते हैं तस्वीरें, एनडीआरएफ
सेना की टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है, एनडीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और पंजाब पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सबसे पहले कैमरामैन को कहूंगा, तस्वीरें ये बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, यूजीवी मशीनें इनको कहा जाता है, जेसीबी मशीनें, जिसके जरिए अब भारी पत्थर, भारी जो मलबा है उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और तस्वीरें में जो आप देख सकते हैं कि अभी दो बड़े जो लैंटर हैं, वो ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इनको उठाया जाना बाकी है। और इसके नीचे अब देखना होगा कि और कितने लोग जो हैं वो दबे हुए हैं जिनको निकाला जाना बाकी है, क्योंकि शंका जताई जा रही है कि अभी भी 3 से 4 लोग जो हैं वो इस मलबे के नीचे हो सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े पत्थर हैं, भारी मलबा है, और जैसे ही ये मलबा हटेगा तब ये जानकारी मिल पाएगी कि आखिरकार इस हादसे के अंदर कितने लोग अपनी जान जो है वो गंवा चुके हैं। लेकिन तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो टैंकर हैं, क्योंकि अंदर सीवरेज का पानी देखिए बहुत ज्यादा मौजूद है, और उसको निकालने के लिए भी यहाँ पर जो टीमें हैं वो तैनात की गई हैं। और खासतौर पर आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, सेना के जवान यहाँ पर जो हैं वो डटे हुए हैं, और लगातार पिछले करीब करीब 17 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। और आने वाले समय के अंदर जब तक ये बड़े बड़े पत्थर नहीं हटाए जाएंगे तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस की टीमें, क्योंकि हाई अलर्ट पर रखा गया था स्वास्थ्य विभाग की टीमों को, और साथ साथ फायर ब्रिगेड यहाँ पर उनकी यहाँ पर मौजूद है टीम, और खासतौर पर नगर निगम के जो ट्रैक्टर आप देख सकते हैं जो मलबा हटाने के लिए, वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और इससे पहले एम्बुलेंस जा चुकी है, क्योंकि शव बरामद किया गया था अभिषेक नामक लड़के का, वो अंबाला का रहने वाला है बताया जा रहा है, उसका शव बरामद किया। लेकिन अब एक बार फिर रेस्क्यू जो है वो तेजी से शुरू कर दिया गया है। बड़ी मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल करीब 5 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था, और देर रात को इस घटना को लेकर मोहाली पुलिस ने जो जिम के मालिक हैं 2 भाई, उनके खिलाफ एफआईआर जो है धारा 105 के तहत जो है वो एफआईआर भी दर्ज कर ली है, और आगे की कार्रवाई कहीं ना कहीं अब की जा रही है। तो घटना से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताएंगे। मोहाली में बहुमंजिला इमारत गिरी है, ये गिरने का मामला आया है। कल ये देर रात गिरी थी। हादसे में एक और शव बरामद किया गया है। अब तक 2 लोगों के शव बरामद कर दिए गए हैं और कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, स्थानीय प्रशासन हो या फिर सेना के जवान भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि उन्हीं की लापरवाही से ये बिल्डिंग गिरने का मामला। पंजाब डीजीपी ने घटनास्थल का दौरा किया, वो घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर निरीक्षण किया। सीएम ने फोन पर अफसरों से जानकारी ली इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, आखिर जानकारी क्या है। हादसे पर पंजाब सीएम ने गहरा दुख जताया है। दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी मुख्यमंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, भगवत मान सीएम जो पंजाब से हैं, उन्होंने इसके जरिए पोस्ट किया है। साहिबजादा अजीत सिंह नगर यानी मोहाली के सोहाना के पास एक बहुमंजिला इमारत के हादसे का दुखद समाचार मिला है। पूरा प्रशासन और अन्य बचाव कार्यों वाली टीमें मौके पर तैनात हैं। मैं प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूं। प्रार्थना करते हैं कि कोई जान माल का नुकसान ना हुआ हो। दोषियों पर कार्रवाई भी करेंगे। लोगों से अपील है कि प्रशासन का सहयोग करें। तो चलिए, फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटते हैं। तो अब जरा संभल की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। संभल में लगातार एक्शन नजर आ रहा है और लगातार वहां पर प्रशासन की टीमें जुटी हैं, पुलिस की टीमें जुटी हैं और साथ साथ एएसआई भी सर्वे कर रहा है। परसों से सर्वे संभल के अंदर हो रहा है और सर्वे लगातार होने के बाद अब नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। संभल में चंदौसी में दूसरे दिन बावड़ी की खुदाई हुई है। बांके बिहारी मंदिर के बाद बावड़ी की खुदाई वहां पर जारी है और ये एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। खुदाई के दौरान कई चौंकाने वाली चीजें वहां पर मिलने की बात भी की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं। जल्द ही कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर सर्वे हो रहा है तो दिन प्रतिदिन कोई ना कोई बड़ी वहां से अपडेट निकल कर आती है, कोई बड़ा खुलासा निकल कर आता है
और आज फिर से बांके बिहारी मंदिर के बाद बावड़ी की वहां पर खुदाई हुई है और खुदाई के दौरान कई चौंकाने वाली चीजें वहां पर प्राप्त हुई हैं जो एएसआई को मिली हैं। एएसआई फिलहाल इस पूरे सर्वे को अपने अंतिम नतीजे तक पहुंचाएगी और उसके बाद जब रिपोर्ट बनेगी तो रिपोर्ट एएसआई की तरफ से जिला प्रशासन को सौंपेगी और प्रशासन उस रिपोर्ट का आकलन कर उस रिपोर्ट में क्या कुछ रखा गया है उसको साझा करेगी। वो प्रशासन पर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल ये संभल का मामला लगातार तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। संभल पे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सियासत चमका रहे हैं। संभल मामले के बाद सियासत भी गर्मा चुकी है। पूरे देश के अंदर इस पर सियासत भी की जा रही है। मामले को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं। नेता एक दूसरे को घेरते हुए कई सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। मामले को लेकर फुल एक्शन में शासन प्रशासन नजर आ रहा है। तो देखिए, संभल मामले के बाद सियासत पूरी तरह से गर्म है और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर सरकार पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है और विपक्ष का कहना है कि सरकार की ये सोची समझी रणनीति है। ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, एक तरफा राजनीति हो रही है, ये आरोप है। लेकिन उसको बंद करने के लिए सरकार भी लगातार अपने बयान जारी कर रही है। उनका कहना है कि लीगली जो हो रहा है, सर्वे हो रहे हैं, ये होने चाहिए देश के अंदर। के अंदर 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई ड्यू प्रोसेस फॉलो कर। चलिए, इस पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। मैं सीधे अपने मेहमानों का रुख करना चाहूंगा क्योंकि संभल का मामला इस वक्त सियासत में पूरी तरीके से बदल चुका है। केसी जैन साहब बीजेपी से नेता हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। इसके साथ साथ मुजफ्फर खान जी हैं, सपा नेता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिनेश सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अक्सर हमारे साथ ज्वाइन होते, वो भी हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। केसी जैन साहब, आपसे शुरुआत करेंगे। संभल का मामला लगातार कोई ना कोई बड़े खुलासे नजर आ रहे हैं और आपकी नजर भी, आपके साथ साथ सबकी नजर इस मामले पर बनी हुई है। विपक्ष कह रहा है कि ये राजनीति हो रही है, सियासत चमकाई जा रही है, एक तरफा राजनीति हो रही है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है। देखिए शीतल जी, बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सवाल कौन खड़ा कर रहा है? जो लंबे समय तक स्वयं तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे उनको लगेगा कि तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण की राजनीति तब होती है जब किसी अपराधी की संपत्ति जब्त की जाती है, मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी की 10,000 करोड़ की, और उस पे आम जनता को जब आवास बनाकर दिए जाते हैं तब कहते हैं कि नहीं, आप जाति और धर्म देखकर कार्रवाई कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति तब जब ये जाति और धर्म को देख करके अपराधियों की व्याख्या करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति तब होती। तो जो लोग स्वयं सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे वो सवाल खड़ा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अगर हम अपने हक हकूक को की मांग करें तो क्या तुष्टीकरण की राजनीति है? जो कुछ संबंध केसी जैन साहब, जो लगातार सर्वेज हो रहे हैं अलग अलग तीर्थ स्थलों का या अलग अलग जगहों का, उसके क्या संकेत हैं और आखिर अचानक से ऐसे देश के अंदर ये चीजें ज्यादा क्यों हो रही हैं? ये मैं नहीं बल्कि ये मोहन भागवत ने भी ये कहा था अपने बयान में। शीतल जी, आदरणीय भागवत जी पे जिस तरीके से प्रश्न लगाए जाते हैं कि वो केवल और केवल हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और देश को बांटने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अगर वो कहीं पे कोई बात उनके पक्ष की करते हैं तो सिर्फ उसको तूल देने की बात करते हैं। तो मोहन भागवत जी ने हमेशा देश को जोड़ने की बात की और उन्होंने हमेशा एक चीज कही
कि भारत देश में जो भी रह रहा है उसके अंदर जो डीएनए है वो हिंदुत्व का डीएनए, उससे इतर कुछ भी नहीं। जो भी है यहाँ पर कन्वर्टेड मुस्लिम है, जितने भी मुस्लिम है, और तमाम सारे मुस्लिम इस चीज को स्वीकार करते हैं कि वो कन्वर्टेड मुस्लिम है, और तमाम सारे लोगों के तो अभी पारिवारिक संबंध भी, यहाँ तक कि रिश्ते भी उनके क्षत्रिय समाज से और मुस्लिम समाज के बीच में चले आ रहे हैं लंबे समय से। बहराइच, गोंडा, अगर आप इस साइड में जाएंगे, तमाम सारे ऐसे परिवार है जहाँ पे जो भी त्योहार होता है, होली दीपावली, वहां पे बाकायदा गिफ्ट भी भेजे जाते हैं एक दूसरे को। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसी चीजें करके कोई क्या जताना चाहता है कि क्या वो हिंदुओं के ठेकेदार हैं, हिंदुओं के नेता हैं? नहीं नहीं, देखिए शीतल जी, यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न आपने उठाया है, और माननीय भागवत जी ने जो कहा, देश को जोड़ने की बात की, लेकिन अगर माननीय न्यायालय अगर आदेश देता है सर्वे का, और वहां पे कोई भी हिंदू पक्ष इकट्ठा नहीं होता है, उसके बाद में भी जो पत्थरबाजी होती है, जो गोलीबाजी होती है, वहां पर जो समूह इकट्ठा होता है, हमला करता है, किस पे करता है? पुलिस पे करता है, प्रशासन पे करता है। वहां को हिंदू समाज नहीं था, तो लड़ाई कौन कर रहा है, झगड़ा कौन कर रहा है, हमला कौन कर रहा है? दूसरी बात जो आपने बात कही कि संभल में जो अवशेष मिल रहे हैं, जो चिन्ह मिल रहे हैं, वो चाहे कुआं मिल रहे हो, वहां पे बावड़ी मिल रही हो, या गुफा मिल रही हो, या आप देखिए पूरा की पूरा शिव परिवार की मूर्तियां कुएं के अंदर से प्राप्त हुई, और ये बाकायदा लिखा पढ़ी में है कि 82 के दंगे के बाद वहां से लोगों ने पलायन किया। जो 82 में मारकाट की, अल्पसंख्यकों के नाम पर समुदाय विशेष के लोगों ने बहुसंख्यक को जिस प्रकार से मारकाट की, वहां से उन लोगों ने पलायन किया। उसके पहले वहां पर हिंदुओं की आबादी 85% से 15% हुआ करते थे, लेकिन जो ही 90% पहुंचते हैं, 85% पहुंचते हैं, वहां पे एक भी हिंदू का घर सुरक्षित नहीं रह जाता है, और बिना बिक्री किए, बिना किसी को दिए, वो अपने मंदिरों में कपाटों में ताले लगा करके और अपना घर छोड़ करके पलायन कर जाते हैं। मैं उस पर भी आपसे बाद में जवाब देना चाहूंगा योगी जी की सरकार में देखिए शीतल जी, वहां पे जो भी कुआं मिला, कुआं एक दिन में तो नहीं खुद जाएगा, वो तो अवशेष बता रहा है। मंदिर वहां प्राचीन है, हर कोई बता रहा है, वहां पर 100 साल से ज्यादा प्राचीन मंदिर वहां पर है, 45 साल से तो बंदी है, तो अगर उसके कपाट खुलने तो क्या दिक्कत हो सकती है भाई किसी को? अब अपने मंदिर की पूजा आराधना कर रहे हैं ना, मस्जिद में तो कोई मूर्ति रखने नहीं जा रहे। तो अगर अपने मंदिर की, प्राचीन मंदिर हमारा है, शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उसमें शिव परिवार की सारी मूर्तियां निकली कुएं के अंदर। ठीक है, मैं बात आपसे जवाब लेता हूं, मेरे साथ कुछ और खास मेहमान भी हैं सर जी। केसी जैन साहब, वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन सपा से हमारे साथ मुजफ्फर खान जी भी बने हुए हैं। मुजफ्फर जी, इस पूरी जो ये प्रक्रिया हो रही है, अभी सर्वेज हो रहे हैं और नए नए अवशेष निकल कर आ रहे हैं, मूर्तियां मिल रही हैं, खासतौर पर संभल के अंदर, इस पूरे मामले को, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहां तक संभल की बात, तो संभल के जरिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो अपने आप को बड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश के आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि वो अपने आप को बड़ा नेता साबित करने की कोशिश ना करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोख से जन्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मुखिया की बात मानने को तैयार नहीं। देश के अंदर जो गंगा जमनी तहजीब, जो हिंदू मुसलमानों के बीच का भाईचारा है, जिसको अंग्रेज देश के अंदर नहीं खत्म कर पाए, वो गोरे खत्म कर नहीं पाए, ये काले उसको खत्म करने पे तुले हुए, ये देश का सौहार्द बिगाड़ने पे तुले हुए। इनको बिल्कुल लज्जा नहीं आती है, इनको शर्म नहीं आती है। मुजफ्फर जी, ये कौन करवा रहा है? 5 लोगों की जो है ये कौन करवा रहा है संभल के अंदर? अगर ये कह रहे हैं कि ये लीगली हो रहा है, अगर कोर्ट हमें इजाजत देता है किसी जगह की सर्वे करने की, जानते हैं, और अगर वहां पर अवशेष भी मिल रहे हैं, प्राचीन जो मंदिर वहां पर बने हुए थे उसमें कोई मूर्तियां भी मिल रही हैं, तो क्या गलत है उसमें? सर्वे होना चाहिए शांतिप्रिय तरीके से। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, बात आपने बहुत अच्छी कही। जो मंदिर वहां था वो मिला नहीं है, वो मौजूद था। उस मंदिर पर किसी का कब्जा नहीं था, बकौल वहां के पुजारी का। उन लोगों ने कहा कि भाई हमें यहाँ मकानों के अच्छे पैसे मिल गए, इसलिए हम लोग शिफ्ट हो गए यहाँ से। भाई वो कोई उनकी नाराजगी की वजह से थोड़ी गए थे, और वो लोग उसका ध्यान नहीं रख सके, तो इसमें मुसलमानों की गलती तो नहीं है। ये तो कह रहे हैं वहां से पलायन हुआ था, इससे 40 साल पहले मारकाट हुई थी, उन्हें डराया धमकाया गया था, और वो जो वहां से पलायन कर चुके लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई हम डर की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाते थे, पूजा अर्चना नहीं कर पाते। कैसी बातें कर रहे हैं? ये मैं नहीं सर, ये लोग कह रहे हैं, ये संभल के लोग कह रहे हैं।
2014 से पहले के भारत में तो जो हिंदू थे वो खतरे में नहीं थे, और 2014 के बाद के भारत में जहां योगी और मोदी की सरकार है वहां हिंदू खतरे में आ गए। ये बात हमें समझ नहीं आ रही है और देश की जनता भी नहीं समझ पा रही है। देखिए, ये जो मंदिर वहां संभल के अंदर मिला है या मिला नहीं है, वो मौजूद था ऑलरेडी, उस पर किसी का कब्जा नहीं था। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर एक मस्जिद हुआ करती थी, अकबराबादी मस्जिद, वो देश की राजधानी दिल्ली में थी। तो वहां पर जो हिंदू और मुसलमान अंग्रेजों से लड़ने के लिए मीटिंग किया करते थे। उस मस्जिद को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तोप लगा के उड़ा दिया और उस मस्जिद के ऊपर मिट्टी का भराव करवा दिया। ठीक है। आपने देखा होगा अभी कुछ ही वक्त पहले मेट्रो की खुदाई में वो मस्जिद निकली। तो हमारे देश की जो संस्कृति है वो बहुत सीधी और सरल है, उसमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मेरे देश के अंदर ऐसे हजारों ऐसी मस्जिदें हैं जो मेरे देश के हिंदू भाइयों ने अपनी जमीनें दे करके उसमें मस्जिदें बनवाई। ठीक है, ठीक है, तो ओके। आप जो है वहां नफरत का जहर घोलने के लिए एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हमसे देश सवाल ना करे और देश को आगे प्रगति पे ले जाने की कोई कोशिश ना हो। हम देश की जनता को हिंदू मुसलमान में उलझा के रखें। ठीक है, ओके, लौटता हूं फिर से आपके पास। दिनेश जी आपके पास आऊंगा, लौटूंगा आपके पास केसी जैन साहब। दिनेश जी से कमेंट लूंगा। चले बोले केसी जैन साहब, जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से। देखिए शीतल जी, जो कुछ सर्वे भाई आप एक बात बताइए, जो 1991 का वर्ष हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जो बातें कह रहे हैं, अगर गंगा जमुनी तहजीब इतनी ही पसंद थी तो वहां से हजारों हजार लोगों ने पलायन क्यों किया? सैकड़ों मंदिर वहां पर थे, उन मंदिरों में ताला क्या सारे लोग पलायन कर गए? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं और आपको शर्म आनी चाहिए। आप ये कहिए कि योगी मोदी की सरकार, आप ये कहिए कि योगी और मोदी की सरकार हिंदू भाइयों की हिफाजत करने में नाकाम है। आप ये कहिए अखिलेश जी की सरकार में हिंदू सुरक्षित थे। आप ये कहिए कि कांग्रेस की सरकार में हिंदू सुरक्षित थे। जो 19 तारीख के बाद में जो दूसरा सर्वे हुआ उसमें गोलीबारी किसने की और ये बिजली चोरी कौन कर रहा है? सांसद महोदय स्वयं बिजली चोरी कर रहे हैं। वहां पर हर मस्जिद के अंदर मीटर जीरो, हर मस्जिद पे मीटर जीरो, ये कौन कर रहा है वहां पर? ये क्या अच्छे काम है क्या? ये देश के साथ गद्दारी नहीं है क्या? ये शासन प्रशासन के साथ धोखाधड़ी नहीं है क्या? वहां पर गोली चलाने की क्या आवश्यकता थी? 40 राउंड गोली वहां पर दंगाइयों ने चलाई, पत्थरबाजी की। वहां तो कोई हिंदू संगठन नहीं था। मस्जिद का सर्वे जैसे 19 को हो गया था वैसे दूसरे दिन हो गया था। और ये जो चीज आप कह रहे हैं वही अब भी कह रहे हैं कि वहां पे मंदिर मौजूद था, मंदिर वहां पर मौजूद, मंदिर वहां पर मिला है। उस मंदिर में पूजा अर्चना किसने बंद की? और एक मंदिर ऐसे नहीं, संभल के जितने मंदिर थे सब में पूजा अर्चना बंद हो गई, सब लोग पलायन कर गए। सबको किसने भगाने का काम किया? 82 में मारकाट किसने की? और उसको बैठ के आप जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, हिंदू मतलब कि मुजफ्फर जी जवाब दीजिएगा। ओके, जवाब दीजिएगा जरा। गोलीबारी हो, हत्या हो, उसको बर्दाश्त कर लीजिए, जवाब ले लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो इनका कल्चर बन गया है। इनका नाम रखा गया है भारतीय झूठा पार्टी। अरे किसने वहां पे पूजा करने से रोका? कोई एक सबूत दिखा दें। ऐसे मंदिर वो बंद है। ये झूठ बोलते हैं देश की जनता को गुमराह के लिए। लेकिन इसका जो बहुसंख्यक है वो अच्छी तरह से जानता है, वो समझता है कि आप ढोंग के सिवाय कुछ नहीं करते। तब की बात तो आप रोजगार किसी को दे नहीं सकते, आप रोजगार किसी को दे नहीं सकते, आप जो है देश को तरक्की की ओर ले जा नहीं सकते। चलो मेरे नेता मेरे पास समय थोड़ा कम है, बैठे हुए वापस जरा दिनेश जी को दिखाइएगा। दोनों लोग अपने मुद्दे से थोड़ा भटक गए हैं। दिनेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, मेरे पास बहुत समय कम है। दिनेश जी आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, जो ये धार्मिक गतिविधियां इस वक्त हो रही हैं, ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, राजनीति की आड़ में कहा जा रहा है कि राजनीति के लिए, राजनीति को चमकाने के लिए सब किया जा रहा है। दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने तर्क रखे गए हैं, अपने अपनी बातें, अपने अपने बयान रखे गए हैं। लेकिन सही तरीके से अगर इस पूरे मामले को हम विश्लेषण करना चाहें, एनालिसिस करना चाहें, तो आप कैसे करेंगे?
जी, आप सभी को प्रणाम शीतल जी। मैंने दोनों वक्ताओं को भी सुना तो बेहतरीन तरीके से अपनी बात उन्होंने रखी और ठीक है, आप भी सब कहे पे अपने तरीके से अपनी बातें रखे हैं। लेकिन देखिए उसके पीछे कुछ ये देखनी पड़ेगी। 1978 में जब दंगे हुए शीतल जी, उस टाइम भी किसकी सरकार थी? उस टाइम तुष्टिकरण किसने किया? और उसके बाद में यकायक एकदम से 30 से 35% हिंदू आबादी जो वहां से घट जाती है, पलायन कर जाती है और मकानों के बाहर बोर्ड लगे होते हैं कि ये मकान बिकाऊ है और फोर्सिबली उनको वहां से निकाला जाता है। तो वो चीज, वो भी मतलब तथ्य मौजूद है। दूसरा देखिए, इसके अगर पीछे अगर जाए तो उसमें देखिए संभल का इतिहास बहुत समृद्ध है, बहुत विशाल है। इसमें देखिए मतलब कई जैसे मुस्लिम शासक थे, तो उन्होंने एक तरह से यहाँ पर आकर के और काफी ज्यादा अतीत में ऐसे बीज बोए जिससे कि आज हमें जो है कहीं ना कहीं नुकसान उठाना उसका पड़ रहा है। बाकी देखिए अतीत की धरोहर है, उस पर सभी का अधिकार है, हिंदू का भी और मुस्लिम का भी, सभी का है। और हिंदू मुस्लिम कोई अलग नहीं है, एक ही मतलब एक तरह से मान के चले कि एक ही जैसे उसमें जैसे कि प्लेट में खाने वाले और एक ही रोटी को मतलब दो टुकड़ों में लेकर के अपना आपस में जैसे कि जिस तरह चला गया पहले समय में, तो उस तरह की चीजें हैं। और कहीं ना कहीं देखिए जैसे कि आप जैसे कि वर्तमान में जैसे कि बोले, इससे पहले से कांग्रेस के राज में से मनरेगा शुरू हुआ था। मैं उन्हीं की मतलब उसकी बात करता हूँ। अगर कोई बीजेपी के शासन की बात करूंगा तो कहीं ना कोई प्रश्न उठेगा। तो मनरेगा का ही एक स्वरूप था जो पहले मंदिर मस्जिद और बावड़ी जो है, मस्जिद का कम होता था और मंदिर हो गई, बावड़ी हो गई, तो उनको बनाने का कार्य जो है पुराने जो शासक होते थे, पुराने जो मतलब जो राजा होते थे, खासकर हिंदू राजा, तो उन्होंने एक तरह से कि जो गरीब गुरबा जो लोग थे और उनका घर का चूल्हा शाम को जलता रहता, उसके लिए एक तरह से वो रोजगार का साधन था, जिसमें कि जैसे कि मतलब जल संरक्षण को लेकर के, मंदिरों को संरक्षण को लेकर के, बड़े विशालकाय मंदिर उन्हीं मतलब उनको लेकर के, उसी की मतलब एक तरह से मतलब विरासत है और उसको लेकर के देखिए। और अभी जैसे कि जो ओपन हाउस यानी कि जो डीएम का जो ओपन हाउस था, दिनेश जी, सवाल ये भी है कि क्या इन मामलों पर राजनीति करना सही है, जायज है? किसी भी दल की तरफ से, कोई एक दल की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब शीतल जी, किसी भी तरह की देखिए राजनीति के लिए कोई आवश्यकता, कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि देखिए 14वीं सदी के आसपास से और दो बड़े जैसे कि मुस्लिम शासक थे, तो उन्होंने यहाँ पर आकर के जिस तरह से जो चीजें की, तो उस घटनाक्रम के बाद में चीजें जो बदली, तो उसके बाद में एक तरह से कहीं ना कहीं वैमनस्य और जो उस तरह के जो एक तरह से आपस में जो फूट की बातें थी, वो उसका बीजारोपण जो हुआ, उसका नतीजा हमें आगे देखने को मिला। और दूसरा देखिए, जैसे पुराने समय में जैसे हिंदू राजाओं ने और मंदिर और बावड़ी और इन सब का निर्माण किया था, और वो अगर उसके अवशेष अगर कहीं मिलते हैं और उसकी खुदाई करके और अगर संरक्षण करने का कार्य करती है कोई एएसआई की टीम, तो उसको रोकने का या उसका विरोध करने का या उसके बारे में कुछ किस तरह की टिप्पणी करने का, या कोई मतलब पार्टी अगर होती है वो उसको लेकर के वो विरोध करने का काम कर रही है, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह लगा है, तो मैं गलत समझता हूँ। देखिए मतलब बहुसंख्यक होना कोई किस तरह का कोई मतलब पाप नहीं है ऐसे। अगर इस मतलब देश में अगर जैसे हिंदू अगर बहुसंख्यक है और उनकी अगर मतलब है कि आस्था से जुड़ी कोई चीज अगर मिलती है, तो उसको नुकसान की बात चलना, उसमें क्यों उसमें राजनीति करनी है, समझ में नहीं आती। तो सीधा सा अर्थ है कि जैसे कोई भी पार्टी, जैसे प्रतिपक्ष कोई पार्टी होती है जो वर्तमान में जो पक्ष है, उसके खिलाफ कोई अगर बातचीत अगर करती है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो कहीं ना कहीं तुष्टिकरण का काम कर रहे हैं और उस तुष्टिकरण से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। जो पढ़े लिखे जो मुस्लिम समाज के या सिख समाज के या जैन समाज के जो भी जैसे व्यक्ति हैं, तो वो सब समझते हैं कि राजनीति किस तरह की होती है, वो उसमें पढ़ते ही नहीं ऐसे। और देखिए चीजें जो होगी अभी वर्तमान में जैसे कि जो चीजें हैं, तो आप टेक्नोलॉजी को लेकर के, साइंस को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के और अन्य जो मुद्दे हैं उनको लेकर के आगे चलेंगे तो बेहतर रहेगा। ये जो मतलब है कि हल्की जो राजनीति जिस तरह की जो चल रही है, ठीक है, तो उसमें कहीं नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि 19 कूप है उनको लेकर के किसी की राजनीति की जाए, मैं उसको बिल्कुल सरासर गलत समझता हूँ जी। ठीक है सर, ओके। केसी जैन साहब, अब सरकार के पास क्या रास्ता है? जैसे आप कह रहे हैं कि वहां पर पलायन हुआ था, हिंदुओं को मार काट करके वहां से भगाया गया था और वही नतीजा है कि आज वो तमाम चीजें, पुरानी चीजें वहां पर मिल रही है। तो क्या एक बदले की भावना से काम करना चाहिए या फिर जैसे लीगली जो कार्रवाई होती है उस पर अमल करके आगे चलने की जरूरत है? शीतल जी, कहीं पे कोई बदले की कार्रवाई नहीं है, लेकिन अभी आदरणीय दिनेश जी ने जो बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया अगर कहीं पे प्राचीन चीजों का संरक्षण करती है, तो सरकार का भी काम है उन चीजों को संरक्षित करना और जनता तक उन चीजों को पहुंचाना कि भी ये चीजें प्राचीनता से प्राप्त हुई हैं और इनका संरक्षण हम कर रहे हैं, ये सरकार का कर्तव्य भी है। तो उसके साथ साथ देखिए बहुसंख्यक समाज की जो भावनाएं आहत हुई हैं, तो कम से कम कुछ नहीं, जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने इस चीज को स्वयं स्वीकार किया कि भाई वो मंदिर बंद पड़ा हुआ था, उस पर किसी का कब्जा नहीं था, सार्वजनिक रूप से वो बंद पड़ा हुआ, तो कम से कम वहां पे डर और भय के कारण जो पूजा पद्धति अभी तक बंद थी, जो एक तरीके से उपवास हो रहा था भगवान का, ये एक सनातन संस्कृति है, परंपरा है। अगर कहीं पे कोई मूर्ति स्थापित है तो उसकी प्रतिदिन पूजा अर्चना आवश्यक है। अगर उस मूर्ति नहीं तो माना जाता है कि मूर्ति का उपवास हो रहा है, जैसे हम लोग उपवास करते हैं, तो उसकी पूजा पत्ती होना आवश्यक है। जो भी मंदिर संवर के अंदर है उन सारे मंदिरों को खोला जाएगा और जिस मंदिर की जो पद्धति है उस पद्धति के हिसाब से
से वहां पर पूजा अर्चना होगा। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है, सिंदूर चढ़ेगा, चोला चढ़ेगा उनको, शिव जी पर दुग्धाभिषेक होता है, जल का अभिषेक होता है, बेलपत्र चढ़ता है, वो पद्धति से अपनाई जाएगी। जहां पे जो मंदिर है उन कपाटों को खोला जाएगा, उन मंदिरों को विधिवत पूजा अर्चना फिर से प्रारंभ की जाएगी। और अगर कहीं पे भी किसी का भी जो विधिक अधिकार उनका हनन हुआ है, उन विधिक अधिकारों को भी स्थापित किया जाएगा, कानून के दायरे में रहेगा। ठीक है, ठीक है। मुजफ्फर जी, आप सहमत हैं केसी जैन साहब की बातों से? जो अधिकार खोए गए हैं उनका अधिकार वापस लोगों को मिले, वहां पर पूजा अर्चना डेली बेसिस पे होनी चाहिए, रोजमर्रा के जीवन में होनी चाहिए, उनको वो पुराने अधिकार वापस मिलने चाहिए। आपको कोई दिक्कत इस चीज से नहीं है? मुजफ्फर जी, आप सुन पा रहे हैं? बोलिए बोलिए। क्या नाम है, शर्मा जी वो बोल रहे थे, वो भी भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे थे। वो अच्छा होता कि वो ये कहते कि साहब इनकी बात में विरोधाभास था। इन्होंने पहले कहा कि हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, फिर बाद में इन्होंने कहा कि ये सब नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि ये गुजरे जमाने की बातें हो गई। जो भारत का संविधान है, जो कानून है, उसको आप माने। और जो 1991 का वर्कशिप एक्ट है वो ये कहता है कि कहीं कोई मंदिर मस्जिद जो है उसका स्वरूप नहीं बदला जाएगा, ना मंदिर को मस्जिद बनाया जाएगा, ना मस्जिद को मंदिर बनाया जाएगा। फिर ये सर्वे अर्वे जो है ये एक ड्रामा नहीं है तो और क्या है? अगर नहीं हो सकता कुछ जो कानून हमारे देश का कहता है तो कानून को तो ये लोग मानते नहीं। अगर ये ड्रामा है सर, तो ये अवशेष क्यों मिल रहे हैं? सर्वेज में ये अवशेष क्यों मिल रहे हैं? खुदाई करके ये बावड़ी क्यों मिली है? ये अवशेष क्यों मिल रहे हैं? ये मूर्तियां क्यों मिल रही हैं? नहीं, उसमें कौन रोक रहा है? उसमें कौन रोक रहा है? उसमें किसने रोका आपको? भाई किसी ने कब्जा नहीं किया, ये ड्रामा कर रहे हो आप। तो मतलब आप कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, बटोला जाए। इस बात से अब देश की और उत्तर प्रदेश की जनता जो है ना उब चुकी है। वो ये कह रहे हैं भैया देश को तरक्की की तरफ कैसे लेके जाया जाएगा उस पर बात करो, रोजगार कैसे मिलेगा उस पर बात करो। तो ये रोजगार तो दे नहीं रहे, ये देश में डेवलपमेंट कर नहीं रहे। ये केवल ढोंग करके लोगों को वोट हासिल करने के लिए कुछ इन्होंने ऐसे छुटवैये नेता आगे कर रखे हैं। वो जाते हैं कोर्ट में और जाकर के ड्रामा करके आ जाते हैं और नए नए तरह के देश में ड्रामे हो रहे हैं। इस ड्रामे से देश चलेगा नहीं, देश चलेगा। करने का रोजगार दिया और एक रोजगार और बहुत पलता फूलता था उस समय पर समाजवादी पार्टी सरकार में, जब नेताजी ने कहा बच्चों से गलतियां हो जाती 10 साल हो गए हमें गए हुए, अपनी कुछ बता दो, कुछ करा हो तो। 10 बरस हो गए, अपहरण का रोजगार 10 बरस हो गए। चले मेरे पास समय खत्म हो रहा है। दिनेश जी से आखिरी कमेंट में 30 सेकंड में लेना चाहूंगा। मेरे पास समय की बहुत कमी है सर। केसी जैन साहब, ओके मुजफ्फर जी, का समय की बहुत कमी है। दिनेश जी आपसे आखिरी जवाब बोला है 30 सेकंड में जवाब। अम्बेडकर जी पे आपको पता है क्या होने जा रहा है देश में? ओके सर, मुजफ्फर जी समय नहीं है, समय इजाजत नहीं दे रहा। आप उसकी चिंता करिए। दिनेश जी पोतते थे आप लोग अम्बेडकर। ठीक है केसी जैन साहब, दिनेश जी। जैन साहब थोड़ा सर, मुजफ्फर जी ने अपनी तरह देखिए अपनी पार्टी का पक्ष रखा, बेहतरीन पक्ष रखा। ठीक है, मैं उनका मतलब उसी हांची में स्वागत करता हूँ, ठीक है, उनकी तारीफ करता हूँ। लेकिन उसके साथ देखिए मैंने अपना अगर मत रखा तो उसमें उनको किसी तरह की दिक्कत है, किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो चीज रखी है बिल्कुल तथ्यों के साथ रखी है। उसमें चीजें चेक कर सकते हैं आप, गूगल चेक कर सकते हैं, या जैसे वहां के जो उस तरीके से और चीजें जो हुई वो ओपन हाउस में हुई, किसी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं था। ओपन हाउस यानी कि डीएम का जो खुला दरबार था उसमें जाकर के किसी ने बोला कि अतिक्रमण कुछ जगहों में कर रखा है तो उसके बारे में कार्रवाई की जाए। उसके बाद एएसआई की टीम पहुंची। आप ये सब चेक करते हैं। दूसरा देखिए 1991 वर्शिप एक्ट जो है उसका इससे कोई लेन देन नहीं है, ना कोई तोड़फाड़ हो रही ना कुछ हो रही है। पुरानी जो मतलब जो भी जैसे विरासत है उसको लेकर के उसको खुदाई करके निकाला गया और कोई समस्या उसमें कुछ नहीं थी। तो उसमें भी कहीं पर अगर हिंदू मुस्लिम कह जाए तो मैं बिल्कुल ही गलत समझता हूँ और आप इसको सिरे से नकारे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, बहुत माफी चाहूंगा, समय ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया केसी जैन साहब, मुजफ्फर खान साहब और दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। देखिए उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार ऐसे का सर्वे हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि राजनीति की जा रही है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये कोई उल्लंघन नहीं है, सर्वे हो रहा है, लीगली हो रहा है और कोर्ट के आदेशों के बाद हो रहा है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले के बाद अब जो इसका परिणाम है वो क्या निकलकर सामने आएगा, उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। फिलहाल न्यूज़ 81 में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।